नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वह अपना चेहरा उपन्यास जो गोविंद मिश्र जी द्वारा लिखित है, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे शब्द या वाक्य हैं जो शायद आपको लगता हो कि ये पक्षपात है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी एक इंसान हैं जिन्होंने लिखा है। कवयित्री नहीं, वो कवि हैं, लेखक हैं जिन्होंने ये महसूस किया और लिखा है। तो प्लीज़ आप सुने और अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। शुरू करते हैं। वह अपना चेहरा। आज कैसे याद आ गई मेरी, मैंने बात शुरू की। क्यों, तुम्ही ने तो हक दिया है। उस दिन तो तुम कह रही थी कभी नहीं आओगी। इस तरह मैं उसे खींचना चाहता था थोड़ा। उसने एक बड़ी ऊँह में बात को होठों से सरका दिया। रेशमा, मैं तुम्हारे काम का नहीं हूँ। थोड़ी देर में मैंने कॉफ़ी संजीदगी से कहा, यह तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। वह कुछ ऐसे मूड में थी कि दूसरे को कुछ बोलने ही न देगी। कुछ वैसी ही मार जैसी केशवदास अक्सर देता था। मैं सोचता हूँ कि मैं शादी ब्याह के लिए नहीं बना हूँ। अलबत्ता कुछ दिन हम ज़रूर अच्छे से बिता सकते हैं, अगर तुम्हें मेरा साथ पसंद हो तो। मैं दिल्ली की और लड़कियों की तरह सिर्फ शादी की ही नहीं सोचती, मैं शादी करूँगी ही नहीं। मुझे कुछ हंसी आई, क्योंकि मैं एक नहीं कईयों को यह कहते सुन चुका हूँ। यह एक खूबसूरत भुलावा है जो लड़कियाँ खुद ही देती हैं, खास तौर से वे जो एक उम्र के बाद भी अविवाहित रह जाती हैं। पर यदि वह बाकी शादी न करें तो हमारी अच्छी निभ सकती थी। वह कहीं अध्यापिका हो जाएगी और मैं वहाँ लेखकों की तरह पड़ा रहा करूँगा जब तक मन होगा। उसके बाद बहता पानी रमता जोगी। लाइब्रेरी गई थी? नहीं तो कहाँ से आ रही थी? घर से। और कहाँ से? शक करते हो? ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तुम्ही ने कहा था लाइब्रेरी जाना है। डैडी से तो कहकर आई हूँ, सोचा आखिर वक्त तो थोड़ा ही मिलता है। वेरा कॉफ़ी रख गया था। डैडी काफ़ी कड़ी निगाह रखते हैं तुम पर। हाँ, और वह ठीक भी है। क्या ठीक है? यही हम लोग गलतियाँ कर सकते हैं। वह गलतियां भी करती जाना चाहती थी और डैडी के प्रति श्रद्धालु भी बनी रहना चाहती थी। वह अपने नाखून मेज पर चला रही थी। उसने नाखून बड़े बड़े पाल रखे थे, पर वे आज ही तराशे गए थे। हमारे बीच एक खामोशी थी तो वह डरावनी लगी। इस तरह हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते थे। मैं डैडी से कहने वाली हूँ। थोड़ी देर बाद उसने खुद में खोए खोए कहा, यह कहना गलत होगा कि मैं थोड़ी देर को सहमा नहीं। वह केशवदास से मेरे बारे में कहेगी, वह भुन जाएगा, कुछ करने की सोचेगा, और तब मैं आराम से कुछ ऐसे मूड में बैठ सकूंगा जैसे सारा कुछ उसकी लड़की, उसके खून का ही कसूर है। मुझे मज़ा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। अच्छा सच बताओ, तुम मुझसे खेलोगे तो नहीं? उसने मेरी हथेली दबाते हुए पूछा। मेरा मन तिलमिलाहट से भर आया। उसका सवाल बेहद फिल्माना था और वैसा ही जवाब पाकर वह खुश होती, और वह मुझे याद नहीं आ रहा था। पिछली बार उसी ने कुछ ऐसी बात को एक किनारे धकेल दिया था और आज उसी पर आश्वस्त होना चाहती थी। पर मैं तब उस लड़कियाना सवाल को भी उसके डैडी से कह देने वाली बात से जोड़ने में लगा था। अगर मैं उससे खेलता हूँ तो वह डैडी से कह देगी, अभी ही कह देगी। कह दे। मेरा जवाब साफ था।
वह कोई खिलौना है या मेरी खिलौना खेलने की उम्र है कोई? बताओ ना, उसने हाथ और दबाकर पूछा। आगे की सीट पर 3 थे, इधर उधर लड़के और बीच में एक लड़की। वे दोनों तरफ से उसे छेड़ रहे थे। इस बार एक ने उसके एक गाल पर, दूसरे ने दूसरे गाल पर चूम लिया। मैंने अपनी हथेली अलग कर ली। कितनी बराबरी से हिस्सा बांटी चल रही थी। मैं एक गिलगिले सवाल से झकझोरा जा रहा था। तुम्हें क्या ऐसा लगता है? नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ। मैंने तो पहले ही कह दिया कि मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं। मैं उसके प्रति सच्चा होना चाहता था, ऐसा लगा। सुनो, मैं बहुत सोचती रही कि यह सब तो ठीक है जो तुम कहते हो, जीना, क्षणों को जीना, इंस्टिंक्टिव लिविंग, लेकिन क्या फ़ायदा, इससे क्या होगा? बस यही तो दिल्ली वालों के साथ दिक्कत है। हर चीज़ फ़ायदा नुकसान से सोचते हैं। पर पहले तुम बताओ, डैडी से क्या कहने की सोचती हो? मेरे भीतर कहीं अब भी धुक-धुकी चल रही थी। वह चुप रही तो मैंने फिर कुरेदा, यही कि मुझे शादी नहीं करनी, कमाऊंगी खाऊंगी। मैं एकदम हल्का हो गया, हंसी आने को आई। कमबख्त, शादी तय होते ही उस पर गिद्ध की तरह लपकेगी। डैडी से कुछ मेरे बारे में भी बात कर सकती हो क्या? यही सब कि तुम मेरे साथ ऐसे घूमती हो, वगैरह वगैरह। ये सब बातें किसी से कही जाती हैं? क्या उसका डैडी किसी की श्रेणी में आता था? हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि इतना तो तय था कि मुसलमान माँ और हिंदू बाप की यह लड़की अब तक कहीं बेहद अकेली रही थी। केशव दास ने अभी इसमें बाप की दिलचस्पी न ली हो, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसकी पहली पत्नी के 7 बच्चे थे। फिर केशव दास की अपनी निजी व्यस्तताएं। क्या मेरे और रेशमा के अलग से संबंध बन सकते थे? केशव दास से अलग, दूर उसके बावजूद। वह चुप थी, कुछ खोई खोई सी। आज का दिमाग जो नहीं जानता वह क्या चाहता है। बाहर निकलकर मैंने स्कूटर ले लिया। कुछ और करना चाहता था, पर क्या, यह कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जफर मार्ग की बत्तियों के दरमियान गुजरते हुए पहली बार इस शहर की खूबसूरती मेरी नसों में खुनकी। सड़कें वीरान तो नहीं, पर उतना शोर शराबा नहीं था। फिर वह मेरे साथ थी। वह कोई भी खूबसूरत सी दिखती लड़की जो एक तरह से टपक कर मेरी जिंदगी में आ गिरी थी। भागदौड़ के इस शहर में और पिछले महीनों की तनतनाहट के बाद यूं हल्के दिमाग से एक लड़की को बगल में लेकर चलना मुझे उस शाम को काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, कुछ उसी अधिकार से जिससे उसने मुझे बुलाया था। औपचारिकता की दूरियां 2 मुलाकातों में खत्म हो गई थीं। यह अच्छा था। अब मुझे कुछ करना चाहिए। सीडी अक्सर कहा करता है, ये लड़कियां बेहद मनचली होती हैं, फौरन कुछ न कुछ चाहती हैं, नहीं मिले तो उन्हें निराशा होती है। मगर क्या और कहाँ? और मुझे स्कूटर वाले को रास्ता भी बताना था। कहाँ चलें? उसने घड़ी देखी, कहा 1 घंटा के अंदर उसे घर पहुंच जाना है। मतलब 1 घंटा। मैं उसे कहीं भी ले जा सकता था, पर कहाँ? मैं सोचता ही चला जा रहा था। मैंने खुद को सड़कों में बांधना शुरू किया। हम कहाँ थे, हमारे पास कौन कौन सी जगहें थीं जहाँ मैं जा सकता था। मुझे सीडी का फॉर्म याद आया। चौकीदार मुझे जानता था, खोल भी देगा, पर वहाँ ढेर सारा जंगल था, बत्तियां भी कम थीं, कुछ सुनसान भी पड़ेगा। मेरे अंदर दहशत की पतली लहर दौड़ गई। मैंने उसकी तरफ देखा। वह बड़े आत्मविश्वास से बैठी सामने देख रही थी। उसका पूरा हाथ मेरी मुट्ठी को ऊपर से सहला रहा था, मुट्ठी जो उसके एक हाथ को बांधे हुई थी।
अगर आज भी उसे सीधा घर पहुंचा आया तो मैं उसकी नज़रों से गिर जाऊंगा। वह कुछ चाहती थी, कुछ उम्मीदें रखती थी। मैं तब सिर्फ स्कूटर में उसके साथ जफर मार्ग जैसी सड़कों में तरह का कुछ कहेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। इससे तो अच्छा था कि वह कुछ प्रतिकार या बचाव करती या साफ मना ही कर देती। जफर मार्ग पर घूमता रहना चाहता था। मैंने अनायास ही फार्म की तरफ का रास्ता ले लिया। उसने एक बार भी नहीं टोका, न पूछा मैं किधर ले जा रहा हूँ उसे। अगर वह एक बार भी टोकती या पूछती तो शायद मैं उसे सीधे घर पहुंचाना चाहता था। मैंने उसकी उम्र को मन ही मन गाली दी। इन बेचारियों का क्या कसूर? इन्हें समझ में ही नहीं आता कि वे उस उम्र का क्या करें। फार्म के थोड़ा पहले मैंने स्कूटर छोड़ दिया। यहाँ कहाँ उतर रहे हो? उसने पूछा। बस यहीं से थोड़ी दूर है, थोड़ा घूमेंगे। उसे मैं कुछ स्पोर्टाना दिखता रहा, पर दरअसल में मैं नहीं चाहता था कि स्कूटर वाला हमें वहां उतरते देखे। अनाप शनाप क्या वह कहीं सोचता हो जो भी। चौकीदार ने हमारे लिए कुर्सियां लगा दी बाहर लॉन पर। वह कोई लंबा चौड़ा फार्म नहीं था, न ही जमीन खेती के ख्याल से खरीदी गई थी। सीडी के पास पैसे थे, लेकर डाल रखी थी। थोड़े दिनों बाद बेच देगा, घर बैठे कुछ मुनाफा हो जाएगा। खुले विस्तार में वहां सिर्फ एक कमरा था। चौकीदार को तौर तरीके आते थे। सीडी आता होगा यहाँ कुछ इसी तरह जैसे मैं आया था। मैंने चौकीदार को कुछ खाने को लाने भेज दिया। कैसी जगह है? ठीक है। वह रुआसा थी। क्या बात है? मुझे डर लग रहा है। अगर मैं उससे कुछ थोड़ा सा और आदमी हो गया होता तब तक तो उस पर एक तगड़ा तमाचा जड़ देता। वह गधी ही थी तो उकसाती रही। यह बात और थी कि उसने मुंह से कुछ न कहा हो। अच्छा होता अगर मैं उसे पीट देता। केशवदास के लिए जो खराश थी वह कुछ ठंडी पड़ती, पर वहां केशवदास नहीं था, सिर्फ हम दो थे। मैं उससे अपने अलग संबंध के बारे में सोचने लगा। आखिर वे कभी भी शुरू हो सकते थे, क्योंकि हम काफी दिनों से साथ थे। केशवदास के लिए यह इत्तेफाकिया लिहाज ही कहिए कि मैंने कभी रेशमा के बारे में सोचा ही नहीं, वरना वह तो एक तरह से तैयार ही बैठी थी। उसे चाहना मैं कभी का शुरू कर सकता था। मैं ऐसा ही कुछ महसूस करना चाहता था, पर न जाने क्यों वह अब इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितनी उस दिन लगी थी। पर मैंने उसके बालों को पहली बार लथेड़ा था, या कम से कम उतनी ही जितनी अभी अभी लग रही थी जब हम जफर मार्ग से गुजर रहे थे। पर मुझे कुछ करना था। जो कुछ भी करना था वह जल्दी ही करना था, क्योंकि चौकीदार को बार बार भेजना ठीक नहीं था। आओ तुम्हें घुमाऊं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।